Assalamu alaikum. Now we are going to start another 50 questions और 50 पे हमने बता दिया था कि इफेक्टिव जो है ना वो कैली ही है when obviously ब्रैडिकार्डिया के साथ तो इफेक्टिव ही देंगे ना। पेशेंट डायलेटेड फ्रॉम 4 to 7 सेंटीमीटर, फिर उसके बाद 7 पे बैठ गई है तो ये सेकेंडरी अरेस्ट है। होइवर लेबर डेफिनेशंस आपने करनी है कि व्हाट इज प्राइमरी अरेस्ट, व्हाट इज सेकेंडरी अरेस्ट, इन दोनों की काजेस प्राइमरी में क्या है और मल्टी में क्या है, और फिर सेकेंड स्टेज के प्रॉब्लम्स में क्या करना है। ठीक है। प्रीटर्म लेबर विद रेगुलर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस, व्हाट यू विल गिव हर, ऑब्वियसली निफेडिपिन सबसे अच्छी है। पेशेंट विद प्रीवियस सेकंड ट्राइमेस्टर मिसकैरेज एंड वन प्रीटर्म डिलीवरी, व्हिच ऑर्गेनिज्म इज रिस्पांसिबल। अब जितने ऑर्गेनिजम्स दिए हुए हैं उसमें तो बनता ही यही है कि गार्डिनेला वेजिनलिस बैक्टीरियल वेजिनोसिस का सिनेरियो है। ठीक है, डिटेल में जाने की जरूरत ही नहीं है। क्वेश्चन ऑफ मोस्ट कॉमन काज ऑफ सेंट्रल प्रीकॉक्शियस बर्टी इडियोपैथिक होती है, एवरीवन नोज। However, you must have seen cards and listen this lecture as well. Like difficult surgery was done in during surgery, patient was transferred, one pint blood दिया और फ्लूइड भी दिया है, लेकिन फिर भी बेचारी जो है ना वो पोस्ट ऑप में कोलैप्स कर गई है और डिस्टेंशन भी है, तो ये इंट्राअब्डोमिनल ब्लीड है। और सिनेरियो से भी लगता है कि सर्जरी डिफिकल्ट थी, डिफिकल्ट सर्जरी का भी हमें जो है ना वो हिंट मिल गया, तो इंट्राअब्डोमिनल ब्लीड। यूट्राइन इन्वर्जन के सिनेरियो में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट काज है वो मिसमैनेजमेंट थर्ड स्टेज होती है। ठीक है, और उसमें क्या होता है कि आप जो है अभी तक प्लेसेंटा अटैच ही होता है, फंडल होता है या डेरेंट हो जो भी, आप उसे खींचने लग जाते हो और ऊपर से फंडल प्रेशर देते हो, ऊपर से फटाफट उसको जो है सिंटो लगाने लग जाते हो। ये मिसमैनेजमेंट है सबसे इम्पोर्टेंट काज। और शॉर्टकट और मॉर्बिड एटेरियल प्लेसेंटा तो सबसे बेहतर है ना, इसलिए मैंने यही चूज किया। 22 वीक्स पे 7 सेंटीमीटर की सिंपल सिंपल सिस्ट है, तो सिंपल सिस्ट को तो 4 वीकली देखना होता है ना। सारी वीक्स के फॉलो अप आपके पास हैं तो विल बी इजी फॉर यू टू गो थ्रू। अब फिर सिंपल सिस्ट अगर सिम्टोमेटिक हो जाए तो फिर सिम्टोमेटिक सिस्ट का तो क्या करना है, निकालनी है। तो कुछ कार्ड्स बनाए हैं, फिर देख लें। सिस्ट अगर किसी भी साइज की है ना, कॉम्प्लेक्स सिंपल एट एनी साइज, इफ इट इज सिम्टोमेटिक देन सर्जरी ही करनी है और तो कुछ नहीं करना। अगर एडोलेसेंट है, मतलब वो बच्चियां जो 18 साल से कम है वो एडोलेसेंट होती हैं, उनमें 3 से 7 सेंटीमीटर वालों को रीस्कैन करना है 3 मंथली। और यंग को हम कर रहे थे, यंग या प्री मेनोपॉजल को हम कर रहे थे 5 से 7 वालों को, लेकिन एनुअली। ये थोड़ा डिफरेंट है साइज का। अच्छा, परसिस्टेंट करें या सिम्टोमेटिक हो जाए तो इनका भी ट्यूमर मार्कर करवाते हैं, एमआरआई कराते हैं। ये डिफरेंट है यंग या प्री मेनोपॉजल से। कॉम्प्लेक्स सिस्ट हो, ये तो सिंपल की बात हुई है ना ऊपर। अगर कॉम्प्लेक्स सिस्ट है ना तो फिर उसमें ट्यूमर मार्कर कराना है, एमआरआई कराना है एडोलिसेंट्स में। ठीक है, और 5 सेंटीमीटर वाली को निकालते हैं। हालांकि हम कंपेयर करें इसको रिप्रोडक्टिव ईयर से, उसमें हम निकालते हैं अगर वो 7 सेंटीमीटर से ज्यादा हो और परसिस्ट करे। ठीक है, तो ये इनके डिफरेंसेस हैं, इनको देख लें। हाउएवर ये कभी भी नहीं आया एडोलिसेंट, क्योंकि टॉग है, टॉग तो हमारे एग्जाम का पार्ट ही नहीं है। अगर हम सारे टॉग करने बैठे तो 100-200 टॉग्स बन जाते हैं, तो इसलिए कभी नहीं आया। हाउएवर चूंकि पार्ट है सिस्ट का तो मैं करवा दिया। यंग एज में क्या करना है, 5 to 7 सेंटीमीटर सिंपल रीस्कैन एनुअली। मोर देन 7 सेंटीमीटर अल्ट्रासाउंड इसके लिए बेहतर नहीं है, फिर एमआरआई कराएं। ठीक है, अदरवाइज सिस्ट के फॉलोअप के लिए स्कैन कराना है, बट एट दिस साइज एमआरआई। 7 सेंटीमीटर की ड्यूरिंग फॉलो अप एट एमआरआई और इवन स्कैन। परसिस्ट करे या ज्यादा हो जाए तो फिर लैप्रोस्कोपी निकालो इसको। सिस्टेक्टमी करनी है, ऊफरेक्टमी नहीं करते। मीनोपॉज में सिस्ट की डेफिनेशन 3 सेंटीमीटर नहीं है जो कि रिप्रोडक्टिव ईयर में होती है, इसकी डेफिनेशन है 1 सेंटीमीटर या 10 mm। इस ये जैसे ही आ जाए तो आरएमआई कराएं। ठीक है, अब सिस्ट पता ही स्कैन पे चली है, तो अब दूसरा काम क्या है, C125। ये भी क्वेश्चन है, सिस्ट का साइज दे के पूछते हैं क्या करवाना है, पहले आप कहते हो टीबीएस, आओ भाई साइज दे दिया, सिस्ट बता दिया तो स्कैन हो गया, गो फॉर C125। चले आपने निकाल लिया, वो लेस देन 200 निकला है। ठीक है, बट सिंपल सिस्ट है 1 to 4 सेंटीमीटर की, तो इसको 4 वीकली स्कैन कराते हैं। 4 वीकली, 4 to 6 वीकली भी है एग्जैक्ट, ऐसा देखें तो 12 महीने तक ऐसा करते हैं, और इसके दौरान गायब होगी तो अच्छी बात है। परसिस्ट करती है, साइज कहीं भी ज्यादा होता है, दोबारा से आरएमआई कराएं, दोबारा से
वापस एल्गोरिथम फॉलो करें। और ओवर 5 सेंटीमीटर की सिस्ट है या कॉम्प्लेक्स है और बट RMI लेस देन 200 है तो BSO करेंगे, बट अगर RMI मोर देन 200 है तो फिर तो आपने स्टेटिंग लेबोरेटरी में बिठाना है। ठीक है, तो स्टेटिंग लेबोरेटरी का डिसीजन RMI पे हो रहा है, इट शुड बी मोर देन 200 और इसके अब अपने CT स्कैन कराना होता है। ठीक है, तो अब कराएंगे CT स्कैन की इंडिकेशन RMI 200 प्लस है। ये MCQ है इसलिए मैं इसको हाईलाइट कर दूं, आएगा आगे। प्रेगनेंसी में क्या करना है, ये कभी भी नहीं आया वैसे, ये सारे टोक शोक आते नहीं है, लेकिन अब आ गया तो मैं करा दूं। 5 सेंटीमीटर से बड़ी है तो देखनी है, छोटी है तो वो वैसे नहीं लपटानी प्रेगनेंसी में। हाउएवर अगर नहीं, प्रेगनेंसी वाला तो आता है पेपर में, CS वाला नहीं आता। प्रेगनेंसी वाले में मोर देन 5 सेंटीमीटर की अगर सिस्ट है और इन्वेसिव और ये टॉग से आता है बार बार, ये एक टिपिकल है और ये बार बार आता है, तो इसको जरा ध्यान से सुनना। अगर इन्वेसिव है ना, इन्वेसिव मार्कर्स होते हैं साइटीज होना, मेड्स बता दें आपको, ठीक है, तो फिर MRI कराना है। लेकिन इसके लिए जरूरी नहीं है कि सिस्ट का साइज भी जरूरी है, मैंने यहाँ R लिखा है। एट एनी साइज अगर आपको इन्वेसिव फीचर्स आते हैं प्रेगनेंसी में सिस्ट पे, गो फॉर MRI। अगर मोर देन 5 सेंटीमीटर है और आपने एक्सक्लूड कर लिया कॉम्प्लेक्स है बट इन्वेसिव नहीं है, तो फिर आपने रीस्कैन कराना है 4 वीकली, सिंपल। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स सिस्ट में सबसे पहले क्या करवाएंगे, मोर देन 5 सेंटीमीटर वाली का MRI, एक्सक्लूड करेंगे मेलिग्नेंसी। बाय डिफॉल्ट सारी जो मेलिग्नेंट सिस्ट होती हैं दे आर कॉम्प्लेक्स। CS सीजरियन सेक्शन के दौरान अगर लेस देन 5 सेंटीमीटर की सिस्ट है तो कुछ नहीं कहते, बट अगर मोर देन 5 सेंटीमीटर की है या कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, या लिखा हुआ एंड नहीं है ये, तो ओपन करके देख लें। अगर एटिपिकल फीचर्स नजर आते हैं तो फिर सिस्टेक्टमी ऊफरेक्टमी कर सकते हैं, ये दोनों ऑप्शंस हैं। ठीक है, लेकिन जो कि कंसेंट नहीं ली हुई तो सिस्टेक्टमी बेहतर है। हाउएवर शाज में ऊफरेक्टमी भी लिखा हुआ है, लेकिन ये कंसेंट इश्यूज आ जाते हैं। 22 वीक्स प्रेगनेंसी विद सिंपल कॉम्प्लेक्स सिस्ट, अभी देखे ना MRI आ गया, बिकॉज वो हर कॉम्प्लेक्स सिस्ट में इन्वेसिव फीचर्स तो एक्सक्लूड करने हैं। ठीक है, तो MRI। हाउएवर अगर MRI करके हमें लगता है कि ये सिस्ट ओनली कॉम्प्लेक्स है, इन्वेसिव नहीं है, मैलिग्नेंट नहीं है, तो फिर हम इसको स्कैन करेंगे 4 वीकली। पहली दफा तो कॉम्प्लेक्स सिस्ट जो है उस पर MRI बनता है, और अगर वो कॉम्प्लेक्स ही है इन्वेसिव नहीं है तो फिर गो फॉर रीस्कैन। What type of placentation predisposed to inversion not prolapse? फंडल मतलब वो प्लेसेंटा का पूछ रहे हैं, कौन सा प्लेसेंटा खराब होता है, तो फंडल प्लेसेंटा यूजुअली जो है ना उसमें यूटाइन जो है इन्वर्जन हो जाती है, और यूटाइन inversion in itself is expected for prolapse later on. Postmenopausal woman with recurrent bleeding, TVS and pipal biopsy, इसकी जो है वो हुई है और उस पे सही है वो, नो विच टेस्ट इज टू डायग्नोज। अच्छा, पोस्ट मेनोपॉजल में रिकरेंट ब्लीडिंग होती है तो फिर पाइपल पे ना जाए ना, फिर आइडियल कराएं, वो स्टेरोस्कोपी है। अच्छा, फिर हिस्टेक्टमी का पेशेंट है और सेकंड पोस्ट ऑपरेटिव डे पे फीवर, ओलिगुरिया, फ्लैंक पेन, क्रेटिनिन भी ज्यादा, ये सारा यूरिटरी इंजरी का सिनेरियो है। पायलियोनेफ्राइटिस में फीवर चिल्स भी आते हैं, ठीक है, और उसमें भी ये सिनेरियोज होते हैं, बट उसमें फिर ऑप्शन होती है कि पस सेल्स बहुत ज्यादा आए हुए होते हैं, नाइट्रेट्स आए होते हैं, या फिर ऑप्शन होती है कि कंप्लीट यूरिन करवा लें। स्टेप वाइज में फिर हम कंप्लीट यूरिन कराते हैं। One was uteric injury, but patient was having fever post-operative, so went to repair. Delayed repair with percutaneous nephrostomy. ये हमारे कार्ड्स हैं, इंशाल्लाह you will know how to deal them. ठीक है, फर्स्ट हिपकर्टी सिंड्रोम में कुछ ऑप्शंस थी, वो आगे आ जाएंगी। हाउ टू डायग्नोज सस्पेक्टेड ब्लैडर इंजरी ड्यूरिंग सर्जरी। ब्लैडर के लिए मिथाइलिन ब्लू है और यूरेटर के लिए सबसे बेहतर इंडिगो होती है। ठीक है, और इंडिगो नहीं है तो मिथाइलिन भी दे सकते हैं यूरेटर में। प्रेग्नेंट पेशेंट है, 32 वीक्स, प्लूराइटिस है, माइल्ड जॉन्डिस है, नाजिया, एनोरेक्सिया कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये क्या है, प्लूराइटिस है बट मतलब कोई रैश नहीं है ना, और हल्का सा जॉन्डिस है, तो BC एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस ये तो वैसे एक्सक्लूड हो गया क्योंकि प्रेगनेंसी हो या नॉन प्रेगनेंसी हो, ये तो जरूरत नहीं है ना, प्रेगनेंसी में ही फर्स्ट टाइम आए। हाउएवर इंट्रा हेपेटिक कोलिसिस्टर प्रेगनेंसी प्रेगनेंसी के साथ एसोसिएटेड है, और बीइंग प्रेग्नेंट होना ही के लिए काफी है। ठीक है, वैसे भी नाजिया वोमिटिंग वगैरह नहीं है। पेशेंट इन थर्ड ट्राइमेस्टर विद प्लूराइटिस ऑन पाम एंड सोल्स, कौन सी मेडिसिन देंगे? अर्सो। पेशेंट इन शॉक आफ्टर डिलीवरी बाय दाई, एनीमिया भी हो गया है,
इनकम्प्लीट इन्वर्जन हो गई है और प्लेसेंटा स्टिल अटैच्ड, ऑप्शन क्या है? रिप्लेस कर दें विद अटैच्ड प्लेसेंटा एंड स्टार्ट सेंटो, लेप्रोटमी कर दें, एनेस्थीसिया दे दें, टोकोलिसिस करें एंड रिप्लेस करें, रिमूव प्लेसेंटा एंड देन रिप्लेस। नहीं, इन सारी ऑप्शंस में हैं तो सारी ऊट पटांग, बट ए फिर भी सही है कि इमीडिएट रिप्लेसमेंट करें, ठीक है, और विद अटैच प्लेसेंटा, और उसके बाद फिर आपने सेंटो स्टार्ट करनी है या प्लेसेंटा आउट करना है। लेप्रोटमी, एनेस्थेटिक्स, टोकोलिसिस एंड रिप्लेस, ये बात की बात है। अगर रिप्लेसमेंट सही नहीं होती तो फिर हम टोकोलिसिस करते हैं, इफ पेशेंट इज नॉट इनटू शॉक। इफ रिप्लेसमेंट नहीं पॉसिबल हुई और शॉक में चली गई है तो फिर उसमें जी होता है, ठीक है। एल्गोरिथम आपको मैं भेजूंगी इसका। पेशेंट है सेप्टिक इंड्यूस्ड अबॉर्शन और फिर एक्यूमोसिस ऑल ओवर बॉडी, डीआईसी के साथ आ गई है। तो डीआईसी में हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है? सीबीसी, अल्ट्रासाउंड, एलएफटीज, एफडीपीज या प्लेटलेट्स? ऑब्वियसली प्लेटलेट्स एंड एफडीपीज। पोस्ट मेनोपॉजल एंडोमेट्रियल थिकनेस मोर देन 4 mm, ये तो सिंपल है ना कि मोर देन 4 mm होगा पोस्ट मेनोपॉजल पेशेंट में, ऑब्वियसली विद ब्लीडिंग, नॉट विदाउट ब्लीडिंग। विद ब्लीडिंग जो है ये 4 है, मोर देन 4 है, ठीक है। पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग, ओके। वैसे तो एचआरटी वाली कार्ड कार्ड्स या वो जो टेबल्स हैं वो लेक्चर है, दैट इज सफिशिएंट। एचआरटी नहीं आपका इंशाल्लाह कहीं जाता। 40 year with AUB, everything normal, 6 months back had TVS which was normal now। कुछ भी नहीं है AUB में, क्या स्कैन करना था? आप तो मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप उसको मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफर करें AUB की, क्या रिपीट TVS और सैम्पलिंग करना, ठीक है। सैम्पलिंग 45 से ऊपर करते हैं। Patient with HMB and intermenstrual bleeding, twice DNC done but report not available, what is next approach? अच्छा देखिए, DNC भी हो गई है और इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग है, ठीक है। रिपोर्ट ना भी आए तो मेरी बात, IMB की जो DDs हैं पोलिप है या लोकल कोई फाइब्राइड हो तो उसके लिए आप TVS करते हो, और TVS नहीं है तो फिर नेक्स्ट हिस्टेरोस्कोपी आना चाहिए था। although we don't like hysteroscopy because it is invasive, हमें TVS करते हैं हम पहले, बट वो ऑप्शन भी नहीं है। और आप DNC करेंगे तो वो नॉर्मली आएगी, उसने कितना एरिया कवर करना है, 40% 60% मिस कर देगी, वहाँ होगा पोलिप फिर। ओके, पेशेंट है सेवियर चेस्ट पेन और राइट टिप ऑफ शोल्डर तक जा रहा है और साथ में जो है ना वो पूछ रहे हैं कि कार्डिक डिजीज भी थी कोई बात पहले, आपने क्या करना है? स्टेप वाइज एम्बोलिज्म, चेस्ट एक्सरे, ठीक है। ओके अच्छा, ये जो पेन होता है जो कार्डिक पेन्स होते हैं चाहे एम्बोलिज्म के पेन होते हैं वो जाते रेडिएट होते हैं, बट अगर यहाँ हम कहें ना हम ECG कराएंगे तो हम तब कराएंगे जब हमारा डायग्नोसिस MI का बनेगा। उसमें पेशेंट हाइपरटेंसिव होगी, वो बीज होगी, लेफ्ट शोल्डर में जब पेन जा रहा होगा, ठीक है, और कोई मेटाबॉलिक फीचर्स होंगे सिंड्रोम के, तो फिर हमने ECG करानी है ST एलिवेशन के लिए। बट ये सिनेरियो जो है एक्चुअली लिखा नहीं हुआ पोस्ट ऑप में, अगेन इट्स अ इम्पोर्टेंट थिंग कि इसमें थ्रोम्बोम्बोलिज्म्स होते हैं और फिर एक कार्डिक पेशेंट भी है, मजीद थ्रोम्बोम्बोलिज्म को ही मद्देनजर रखते हुए चेस्ट एक्सरे की तरफ जा रहे हैं। 45 ईयर पे फाइब्राइड का साइज इतना ज्यादा हो गया 1 साल में, तो इतना ज्यादा हो गया तो फिर MRI कराए ना। TH BSO LNG स्टेजिंग लेप्रोटमी ये सब कुछ नहीं, ऑब्वियसली इस पे आप MRI कराएंगे, ठीक है। ओके, रूमेटिक हार्ट डिजीज विद SOB एंड वीजिंग ऑन ऑस्कल्टेशन, कॉम्प्लिकेशन क्या होगी? अब जो रूमेटिक हार्ट डिजीज में MS है या AS है, उन सब में जो मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम होते हैं वो पल्मोनरी एडिमास होते हैं। हार्ट फेलियर बाद में होता है अगर वो स्टिल एडिमा को हम एड्रेस ना करें। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, टैकीकार्डिया, व्हाट टू डू इमीडिएटली? कुछ नहीं, आप प्रॉप अप करें, ऑक्सीजन दें डायरेटिक्स में। तो यहाँ एडिमा में हम डायरेटिक्स दे सकते हैं, इवन इन प्रेगनेंसी में भी दे सकते हैं, ठीक है। वो एक MCQ आता था कि LMNOP में क्या मुराद है, वो हम करेंगे इंशाल्लाह, यही फर्स्ट लाइन एब्रीविएशन रहेंगे कार्डिक पेशेंट्स की। पैरा 4 है, कॉन्ट्रासेप्शन चाहती है और हस्बैंड बाहर जा रहा है और एथराइटिस भी है उसको, तो ऑब्वियसली उसको कोई STD है तो हमने कॉन्डम तो जरूर देना है,
बाकी कॉन्ट्रासेप्शन के लिए कुछ और ऐड करें ना करें, कॉन्डम तो जरूर देना है, ठीक है। बच्चे से भी फोत होगी है, फिर एक टॉपिक हो जाना है, इसको सेप्सिस हो जाना है, पेरिटोनाइटिस हो जाना है। कॉन्डम, कॉन्ट्रासेप्शन लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है, बट कॉन्डम ना देने से लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन हो सकती है। 14 वीक्स पे हाइपरथायराइडिज्म का सिनेरियो है। 14 वीक्स पे तो खैर वी आर वेरी सेफ टू गिव कार्बी, उससे पहले आती तो पीटीयू दे देते हैं। प्रेग्नेंट पेशेंट 30 वीक्स पे यूटीआई वो ड्रग इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड। 30 वीक्स पे नाइट्रोफ्रंटाइन नहीं देना था ना, थर्ड ट्राइमेस्टर है, सल्फा भी नहीं देते, लेकिन ट्राइमिथोप्रिम फर्स्ट ट्राइमेस्टर में दे देते हैं, और इतनी बुरी नहीं है जितनी नाइट्रोफ्रंटाइन बुरी है। ये क्वेश्चन मॉडिफाई होके बाद में अगले एक पेपर में भी काफी दफा सीपीएसपी ने दिया है। तो देखो मैसेज ये है कि यूटीआई की जो एंटीबायोटिक्स हैं वो बाय हार्ट करें, और वो भी करें कि जो आपको अपेरेंटली अच्छी नहीं लगती, जैसे सल्फामेथोक्साजोल। लेकिन स्ट्रॉन्ग इसके मुकाबले में जो बहुत ज्यादा बुरी है ना, हमने तो वो एक्सक्लूड करनी है, ठीक है। जैसे फर्स्ट सेमेस्टर में आ जाए तो क्या देंगे, ट्राइमेथोप्रिम, सल्फामेथोक्साजोल। ओके, नहीं खैर फर्स्ट सेमेस्टर में अगर आ जाए और एरिथ्रोमोक्सिसिलिन ना हो तो फिर ये देंगे, ठीक है। ऑप्शन जो है वो आपके चॉइसेस को चेंज कर देती हैं। 11 ईयर ओल्ड गर्ल 11 मंथ्स अगो, उसको साइकिल्स आए थे, और अब 2 या 3 महीने बाद आ रहे हैं। अब ये तो अभी साइकिल स्टार्ट ही हुए हैं, इमेच्योर हाइपोथैलेमिक एक्सिस की तरफ इशारा है। तो अब फिलहाल रीअश्योर करें, इसमें कोई ऐसा सिनेरियो में बसवर्ड नहीं है परेशानी वाला। elderly patient chromosomal analysis for down at 11 week want to reconfirm negative screen test। अब elderly patient में वैसे स्क्रीनिंग टेस्ट हैं तो वही कंबाइंड टेस्ट, लेकिन जो 40 ईयर पे अगर आपने स्क्रीनिंग टेस्ट अच्छा देना है एक तो, और वो उसको रिकन्फर्म भी करना चाहती है अपने कंबाइंड टेस्ट को, जो कि यूनिवर्सल टेस्ट है, तो एनआईपीटी अच्छा है, 99% इसकी सेंसिटिविटी है, ठीक है। ये जो जहाँ कॉस्ट इफेक्टिवनेस ना हो तो वहाँ एनआईपीटी जो है एक अच्छा स्क्रीनिंग टेस्ट है, एंड सूनर इट विल रिप्लेस कंबाइंड टेस्ट, बट अभी तक किया नहीं है। रिसोर्स लिमिटेड कंट्रीज में तो बिल्कुल भी नहीं किया, जैसे पाकिस्तान। पेशेंट मेल कैरियोटाइप विद यूट्रस एंड वजाइना। अच्छा, एक मेल कैरियोटाइप को यूट्रस और वजाइना भी हो जाए तो डिसजेनेसिस, गोनाडल डिसजेनेसिस ना स्वायर ही होगा, ठीक है। चले, यंग पेशेंट विद 8 to 10 सेंटीमीटर फाइब्राइड, एचबी इसकी है 5। अब इसमें क्या करें हम? अच्छा, एचबी बिल्डअप करें, जीएनआरएच एंड मायोमेक्टमी, ओनली मायोमेक्टमी, ओनली मायोमेक्टमी। सारी चॉइसेस ही फजूल सी हैं, और या हिस्टेक्टमी। इन सब में सबसे कम फजूल चॉइस ये है कि चलो इसका एचबी बिल्डअप कर दो, जीएनआरएच दे दो, साइज छोटा हो जाए। मायोमेक्टमी करें ना करें वो बात की बात है, लेकिन इसमें दो वाली जो बातें हैं ये ज्यादा बेहतर है। हाउएवर आपने कभी भी डायरेक्टली मायोमेक्टमी पे जंप नहीं करना, ठीक है। अगर मेडिकल ट्रीटमेंट इसकी फेल हो जाए, ठीक, तो फिर हम मायोमेक्टमी से सर्जरीज पे जाते हैं। 40-year-old patient hysterectomy done due to AUB, also mastectomy for CA breast, treatment for osteoporosis। बिस्फास्फोनेट्स अब देखे ना, आल्दो आपने हिस्टेक्टमी कर दिया, ऑब्वियसली बीएससी भी होगी होगी, या फिर हिस्टेक्टमी की वजह से ओवेरियन फेलियर हो गया होगा, लेकिन आप एक ऐसी पेशेंट में जैसे सीए ब्रेस्ट 1 साल पहले था, उसमें आप हार्मोन्स नहीं दे सकते एचआरटी टाइप, और ऑस्टियोपोरोसिस हो चुका है, तो अब कैल्शियम विटामिन डी तो सिम्प्टोमेटिक ही होते हैं, थेराप्यूटिक नहीं है, तो फिर बिस्फास्फोनेट्स मेक सेंस। हाउएवर बिस्फास्फोनेट्स ना हो तो टेमोक्सिफिन से भी ऑस्टियोपोरोसिस को ट्रीट किया जा सकता है, क्योंकि टेमोक्सिफिन जो है ब्रेस्ट पे एंटी एस्ट्रोजेनिक है, बोन पे एस्ट्रोजेनिक है, मतलब बोन के लिए बेहतर है। 16-year पेशेंट विद एक्यूट ल्यूकीमिया, बोन मैरो रिप्लेसमेंट हुई है, और अब उसके बाद ब्लीडिंग है 6 मंथ से। फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट क्या है? ल्यूकीमिया के पेशेंट में, मेलिग्नेंसी के पेशेंट में इनिशियल ट्रीटमेंट तो ट्रांसमिक एसिड है। फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट स्टिल इट कुड बी मायरीना, इट कुड बी ओसीपीज। तो इन पेशेंट में इतना इन्फेक्शन रेट ज्यादा होता है, हम मायरीना से या कोई भी इन्वेसिव इंस्ट्रूमेंटेशन से परहेज ही करते हैं। ओसीपी मेक सेंस, एनसेड्स तो मजीद वो टॉक्सिक होते हैं, बेनाजोल की भी सेंस नहीं बनती। फर्स्ट लाइन है ट्रांसमिक, इनिशियल पूछते तो दे देते, तो आई विल चूज ओसीपीज। शोल्डर डिस्टोशिया डायग्नोज्ड, हैड नॉट डिलीवर्ड विद जेंटल ट्रैक्शन, अब क्या करें? अब मैक्रोबिट, ठीक है, मैं इसको पहले भी मैंने करवाया था कि बाय गाइडलाइन मैक्रोबिट ही फर्स्ट लाइन है।
अगर हेल्पर निमोनिक के थ्रू आप जाएं तो फिर कॉल फॉर हेल्प के बाद है इवैल्यूएशन फॉर एपिजियोटमी, ठीक है। अनमेरिड गर्ल विद कंडाइलोमा अक्यूमिनेटा, नेक्स्ट स्टेप एचपीवी है ना, वार्ड्स हैं तो क्रायो सर्जरी करेंगे एचपीवी के लिए। ओके, पेशेंट ऑन एटीटी और क्रायो सर्जरी ही बेहतर है, सब अच्छी ट्रीटमेंट है। ओके, अच्छा अनमैरिड लड़की है ना, तो वी डोंट नो किधर हैं वार्ड्स, तो मेडिकल मैनेजमेंट से स्टार्ट करें नेक्स्ट। इट कुड बी एट सर्विक्स, तो अनमैरिड, तो वैसे भी मेडिकल मैनेजमेंट स्टार्ट करते हैं। पोडोफाइलैक्सिन मैंने नहीं देखा था, बट व्हेन आई सॉ इट आई हैव कंफर्म्ड इट, तो इसकी मैनेजमेंट यही है। पोडोफाइलोटॉक्सिन 4 वीक साइकिल है और इमिकोमाइड का 16 वीक, मतलब मेडिकल मैनेजमेंट जाएंगे, ठीक है। केराटिनाइज्ड है, नॉन केराटिनाइज्ड है, इससे भी फर्क पड़ता है कि क्या करें। सॉफ्ट नॉन केराटिनाइज्ड वार्ड्स वो अच्छे रिस्पॉन्ड करते हैं पोडोफाइलोटॉक्सिन पे और ट्राइक्लोरिसिटिक एसिड के साथ। जो ढीठ और रेजिस्टेंट होंगे फिर आप उनके लिए सर्जरी करेंगे, ठीक है। और उसमें क्रायोथेरेपी, लेजर एब्लेशन आ जाते हैं। पेशेंट एडिड ले रहा है, आइसोनियासिड की टॉक्सिसिटी आई पे है, सीएनएस पे, लीवर पे। मैं लीवर पे नहीं अब कर रही क्योंकि किसी बच्चे ने मुझे बताया मैडम इसको पढ़ लें, तो मैंने कहा आपके साथ ही पढ़ लेती हूँ। The most significant toxic side effect of isoniazid in animal and human is demyelination, causing peripheral neuropathy. This can be prevented by supplementation with pyridoxine B6 और B1 किस में दे रहे थे, वर्निक्स में है ना। Hepatotoxicity may be more common in pregnancy and liver function tests should be performed monthly. Most studies do not show a significant elevation in the anomaly rate above the background, 2 to 3% जो सब में होता है। Liver enzyme induction with theoretical vitamin K deficiency should prompt maternal oral vitamin K supplementation in the third trimester. Specifically जो enzyme inducer है वो rifampicin है, isoniazid enzyme inducer नहीं है। तो जो मोस्ट सिग्निफिकेंट साइड इफेक्ट्स है ना वो फिर पेरिफेरल न्यूरोपैथीज हैं, आईज हैं, ठीक है। हाल तो सारी एटीटी करती तो है खराब लीवर, बट स्पेसिफिकली आइसोनियाजिड के साथ ईबीएम ने पेरिफेरल न्यूरोपैथी या डीमाइलिनेशन लिखा हुआ है। पेशेंट ट्रीटेड बाय लेजर फॉर हाई ग्रेड लियन सीन 3 के लिए हुआ था और फिर फॉलो अप पे है। फॉलो अप पे स्टिल उसको जो है एसिटोफाइट एरियाज और पंक्चुएशंस हैं। अब ये जो है ना पंक्चुएशंस इन्वेसिव लियंस होते हैं। अच्छा, पेशेंट की ना अगर सीन 3 है और फॉलो अप स्टिल प्रॉब्लम्स थे तो आपने लेट्स की एज नहीं मेंशन, एज अगर मोर देन 50 है तो फिर हम सीन 3 को आफ्टर डूइंग लेट्स या फॉलो अप दोबारा रीएक्सीएन करते हैं, ठीक है। ये आप वैसे याद रखिएगा। होएवर एज अगर लेस देन 50 और सीन 3 को ट्रीट किया है और स्टिल मार्जिन्स पॉजिटिव आए और आप फॉलो अप कर रहे हो तो फिर आप फॉलो अप ही करते हो, कॉल्पोस्कोपी से ट्रीट नहीं करते बिफोर 50 ईयर, ठीक है। अच्छा, ये पंक्चुएशन कोर्स पंक्चुएशन हो या इन्वेसिव लीजन्स के बाकी फीचर्स हो तो फिर इनकी ग्रेडिंग होती है, स्कोरिंग होती है, उसके बाद हम सोचते हैं कि अगर ये लीजन्स इन्वेसिव हैं तो वर्कअप कराएं मेलिग्नेंसी का। हाउएवर क्वेश्चन में ना एज नहीं लिखी हुई, दैट इज इम्पोर्टेंट। और जो अगर हम ऑप्शंस देखें तो पंच बायोप्सी, कोन बायोप्सी से कहीं बेहतर है कि लेट्स करें सीन 3 पे, लेकिन ना क्वेश्चन थोड़ा एबनॉर्मल सा है, समझ नहीं आया। तो आपने अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करनी है कि अगर एज 50 है तो लेट्स करनी है सिन 3 की फॉलो अप ट्रीटमेंट पे भी। हाउएवर बिफोर 50 आपने फॉलो अप ही करना है, ट्रीटमेंट नहीं करनी। कुछ और भी चीजें हैं कितनी करनी है, तो टाइप 1 ट्रांसफॉर्मेशन जोन में 10 mm तक, 2 में 15 और 3 जो पोस्ट मेनोपॉजल एज में होता है, एक्टिव सर्विस अंदर गया होता है ना, तो उसमें 25 तक। अच्छा, कुछ और भी था रिकरेंसेस के लिए। हमने कहा कि वार्ड्स के लिए स्टेप वाइज हमने करना है। मेडिकल उसमें पोडोफाइलिन आ गया, ठीक है, लेकिन पोडोफाइलिन का रिकरेंस ज़्यादा है, 91% तक है। अगर इफेक्टिव पूछेंगे तो फिर इफेक्टिव में जो है वो सर्जरीज आएंगी वार्ड्स की ट्रीटमेंट के लिए। दूसरा पेरिफेरल न्यूराइटिस से मुराद वो ब्लाइंडनेस नहीं है ग्रीन ऑरेंज वाली, आई नहीं देखेंगे। इससे मुराद ये है कि पेरिफेरल सेंसेशन लॉस हो जाती है, जैसे कि
ये ऐसे लॉस ऑफ फीलिंग, फ्रीजिंग, टिंगलिंग, नमनेस, पेरिफेरल नर्व्स आउटसाइड सीएनएस। सीएनएस आपको पता है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, पीएनएस पेरिफेरल, हमने पेरिफेरल देखना है। अगर इन सारी ऑप्शंस में देखें, अगर 4 ही ऑप्शन है तो फिर लिवर चूज करें। इफ ऑप्शंस कम लाइक पेरिफेरल सेंसेशन, तो सिग्निफिकेंट जैसा कि ये एविडेंस है तो इसमें यही है, पेरिफेरल डीमाइलिनेशन। तो ऑप्शन के लिहाज से लिवर मेक सेंस। अच्छा जनाब, टोक्सो फिटल फाइंडिंग्स क्या होंगी? हमने ट्राइएड याद किया होगा, HIC, हाइड्रोकेफलस, इंट्रासेरेब्रल कैल्सिफिकेशन और कोरियोटिनाइटिस। और कोरियोटिनाइटिस सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है 95% तक, लेकिन स्टिल माइक्रोकेफेली भी हो जाता है। ठीक है, लिम्फ हाइपोप्लेजिया तो जो है वो हर्पीस के साथ है। मेंटल रिटार्डेशन फीटल फाइंडिंग्स नहीं है, वो तो बाद में बच्चा पैदा होगा मेंटल रिटार्डेड है या नहीं है, दैट इज समथिंग एल्स। तो माइक्रोकेफेली चूज करेंगे। 10 टीचर में भी है, और रेडियोग्राफिक फीचर्स रेडियोपीडिया में जो है उन्होंने भी माइक्रोकेफेली लिखा है। हाउएवर आफ्टर हाइड्रोकेफलस माइक्रो आर मैक्रो ड्यू टू हाइड्रोकेफलस हो जाती है। हाइड्रोकेफलस की कॉम्प्लिकेशन माइक्रोकेफेली की। ठीक है, अच्छा, मदर हैविंग फ्लू लाइक इलनेस एट 10 वीक्स, बेबी जो है कैटरेक्ट, डेफनेस, कार्डिक डिफेक्ट्स, रुबेला। कार्डिक डिफेक्ट्स कैटरेक्ट रुबेला ही आएगा ना। फिर HIV का एक सिनेरियो है कि उन्होंने पूछा कि रिस्क ऑफ ट्रांसमिशन बेबी में कितना होता है, 25 से 30 तक होता है। However, we will cover HIV with cards, काफी इंपॉर्टेंट है। ड्रग्स ट्रांसमिशन बच्चे में कब देना है, लेबर में क्या करना है, उसके हवाले से हम बीवा को ही फॉलो करेंगे, लेकिन सिर्फ ओप्स के हवाले से कि लीकिंग में क्या करना है, इंडक्शन कब करनी है, सेक्शन कब करना है, ये सब चीजें। पेशेंट हैविंग रूबेला इन प्रेगनेंसी, बच्चे में क्या देखते हैं, आइज देखते हैं। ठीक है, कैटरेक्ट जो मोस्ट कॉमन है। 6th पोस्ट ऑपरेटिव रेपिस्टेक्टमी हुई है, वुंड में इन्फेक्शन हो गया, और ऑर्गेनिज्म पूछ रहे हैं नेक्रोटाइजिंग फेसाइटिस का। मोस्ट कॉमन वही स्ट्रेप्टोकोकस ग्रुप ए। इन लेबर शूटिंग पेन है फ्रॉम लेफ्ट साइड ऑफ चेस्ट टू शोल्डर, और 160 BP है। हाइपरटेंसिव है, तो जान छूट गई, हाइपोटेंसिव मतलब एम्बोलिज्म तो रूल आउट हो गया, वैसे भी लेफ्ट साइड का है। इसके अलावा SK भी रेज हो गया, ये भी इंपॉर्टेंट एंजाइम है, बट आफ्टर ट्रोपोटिन। तो ये MI का सिनेरियो है। CG फाइंडिंग्स, ST एलिवेशन। सिनेरियो वाज प्रीक्लेम्शिया, BP 160 120, प्रोटीन पॉजिटिव, यू विल गिव एंटी हाइपरटेंसिव टू प्रिवेंट। ऑब्वियसली CV इतने BP पे तो उसको स्ट्रोक ही होना है ना, हेमरेजिक। अच्छा, 54 ईयर ओल्ड HRT फाइब्राइड है 12 सेंटीमीटर, इंक्रीज हो गया 20 पे, तो HRT स्टॉप कराएं। सबसे पहले HRT स्टॉप कराएं। कुछ फाइब्राइड जो होते हैं वो एस्ट्रोजन सेंसिटिव होते हैं, तो इम्यूनोपास के बाद अगर अभी रिजॉल्व भी हो रही थी, आपने दोबारा से एस्ट्रोजन दे दी, तो उनका साइज बढ़ जाता है। इन्वेस्टिगेशन के लिए हमने MRI चूज किया था। 5 सेंटीमीटर पे कॉर्ड पल्सेशन PV पे फेल्ट हो रही है, हमें सबसे पहले क्या करना है, लेफ्ट लेटरल ऑक्सीजन। ठीक है, और उसके बाद फिर क्या करना होता है, फिटल हार्ट रेट देखते हैं। उसके बाद क्या करना होता है, बिशप देखते हैं। बिशप अगर अच्छा है तो बस डिलीवर करा लेते हैं, नहीं आपको अच्छा लगता आप सेक्शन करना है तो उसके बाद नी चेस्ट पोजीशन करते हैं या ब्लैडर को एलिवेट करते हैं। ईच एंड एवरीथिंग इज इम्पोर्टेंट ऑफ दिस एल्गोरिथम। ठीक है, बाकी क्वेश्चन पे करते हैं।